वेलकम टू बायजूस ऑनलाइन क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 10 अगस्त 2020 के समाचार पत्रों में से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बना करके जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाभदायक सिद्ध होगा। तो एक एक करके आज हम लोग समाचार से प्रश्न को उठाएंगे। साथ साथ स्टैटिक पार्ट पे हम लोग पॉलिटी जो कि चल रहा है लगातार, पिछले 2 दिन हम लोगों ने पॉलिटी से ही किया। आज हम संविधान सभा के बारे में चर्चा करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में चर्चा करेंगे कि संविधान सभा की बैठक कब हुई थी। यहां से सीधे सीधे 1 लाइन के क्वेश्चंस आते हैं। ये ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा यानी इसको विस्तार पूर्वक नहीं देखना है, 1 लाइनर। एक आदत डाल लीजिए कि पर डे आपको पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इनसे 10-10 क्वेश्चन रोज याद करने की कोशिश करें। जैसे इतिहास से आप इंडस वैली सिविलाइजेशन उठा लीजिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कब से कब था। तो अकॉर्डिंग टू कार्बन 14 यानी कार्बन 14 के आधार पर 2350 से 1750 बीसी। तो इस तरह से फैक्चुअल या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 1885 को फर्स्ट मीटिंग हुआ था। उसमें प्रेसिडेंट कौन था। इसी तरह से ज्योग्राफी में 8 डिग्री चैनल क्या है, 9 डिग्री चैनल क्या है। इसी तरह से करंट अफेयर में भी आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा कि वर्तमान में यूनेस्को के चेयरमैन कौन है या यूनेस्को के महानिदेशक डायरेक्टर कौन है। या आप इकोनॉमिक्स से ही संबंधित, जैसे आज हम लोग कई ऐसी चर्चा करेंगे जो पॉलिटी से भी कनेक्ट होगा, इकोनॉमिक्स से भी। खेल समाचारों में जैसे व्यक्तित्व तो सीधे सीधे आ जाता है, तो उससे प्रश्न पूछ लेगा। या फुटबॉल क्लब है, मोहन बागान क्लब सुना होगा, चर्चिल क्लब, महेंद्रा यूनाइटेड। अब ये यही पूछ लेगा कि सबसे पुराना इसमें कौन सा क्लब है। तो इस तरह के प्रश्नों की चर्चा हम लोग आज करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का भी टॉपिक होगा। एक एक करके हम लोग आइए देखते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है DSLSA, यानी इसका क्या मतलब हुआ। DSLSA ऑर्गेनाइजेस फर्स्ट ऑनलाइन लोक अदालत। दोस्तों, आप लोगों को पता है इस समय कोरोना नामक महामारी, आज आप क्लास भी देखिए, ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है, कोरोना है। तो आज कोरोना नामक इस वायरस ने सभी को अचंभित कर दिया है, सभी को परेशान कर दिया है, अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। तो ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया भी अछूती कहां रह सकती है। तो न्यायिक प्रक्रिया भी अब लोक अदालतें ऑनलाइन के माध्यम से शुरू किया गया है, और वो भी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत। यानी अब ये देखिए, डी यानी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने स्टार्ट किया है। तो ये तो रही खबर, यानी पहली ऑनलाइन लोक अदालत किसने शुरू किया। तो यह आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि दिल्ली, समझ में आई बात। तो यानी दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी ने किया। अब यहां पर चूंकि महत्वपूर्ण बिंदु है नालसा, आपसे प्रश्न पूछेगा कि यानी अब जैसे दे दिया कि कहां पर सबसे पहले स्टार्ट हुआ लोक अदालत, तो आप क्या कहोगे, दिल्ली। अब यहां पर और किसके, नालसा के तहत। और नालसा है क्या, यहां पर आपसे प्रश्न। अब यहीं पर इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए। नालसा मतलब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इसको कहते हैं। और यह किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो दैट इज 1987 एक्ट, यानी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। तो इसका जो है नालसा, और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इसका गठन किया गया है। और इसको अब देखिए 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यानी 1995 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी गरीब वर्ग के लोग, वीकर सेक्शन को न्याय दिलाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यानी नालसा का उद्देश्य ही है, कार्य ही यही है कि मुफ्त में कानूनी सहायता, यानी फ्री जो है लीगल सर्विस दिलाई जाती है इसके माध्यम से। और इसीलिए राष्ट्रीय विधिक दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। एक प्रश्न आप लोगों का दिवस से रहता ही रहता है,
दोस्तों आप लोग, मैं देखता हूं कि पूरे 12 महीने के दिवस एक साथ याद करने का प्रयास करते हैं और ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि आत्मघाती सिद्ध होता है, क्योंकि याद नहीं हो पाता है। अक्सर आप लोग एग्जाम में गलत कर देते हैं। तो इसको याद करने का यही तरीका है कि आप सतत पढ़ेंगे, सतत आप स्टडी करेंगे, तभी यानी कि तभी आप इसको याद कर पाएंगे। जैसे अब आज की खबर की बातें आपको याद आएंगी कि हाँ सर ने ऐसा बोला था। लेकिन यह 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सर्वोच्च न्यायालय ने यहां पर सहायता देने के लिए बात की थी। कब? 1995 में। और तब से यह जो है राष्ट्रीय विधिक दिवस मनाया जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट है, इसमें कौन इसका अध्यक्ष होता है, इसका संरक्षक कौन होता है? तो दोस्तों जाहिर सी बात है, इसका संरक्षक सुप्रीम कोर्ट होगा। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो जो सेकेंड ऑर्डर का यानी चीफ जस्टिस के बाद जो दूसरा सीनियर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसका अध्यक्ष होता है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो एनवी रमन्ना है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कह सकते हैं इसको, कहा जाता है कार्यकारी अध्यक्ष है। यानी इस न्यायाधिकरण प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसको बनाया गया? एनवी रमन्ना को। तो उन्होंने जो है बधाई दी। तो इस तरह से नालसा का कार्य, वही पॉइंट हमने बताया कि कमजोर वर्ग को निःशुल्क कानूनी सेवाएं यानी फ्री लीगल सेवाएं सर्विसेज दिलाने का कार्य यह करता है। तो याद हो जाएगा सारे पॉइंट एक एक करके। नालसा की स्थापना किस अधिनियम के तहत, नालसा का कार्य क्या है, और पहली लोक अदालत ऑनलाइन कौन सी शुरू हुई? तो दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी। समझ में आई बात? और नालसा के अध्यक्ष कौन है? नालसा का मुख्यालय कहां है? दिल्ली। तो ये 5 फैक्ट आपको मिले कि नहीं? अब इससे संबंधित प्रश्न आएगा ही नहीं। इसी तरह से 5 आप फैक्ट बना करके छोड़ दीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। तो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है, पीएम लॉन्चेज फार्म इंफ्रा स्कीम, यानी 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कृषि अवसंरचना कोष, इसी को कहेंगे फार्म इंफ्रा स्कीम। इसमें इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा की शुरुआत की है। इससे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में फसल कटाई के बाद इसके प्रबंधन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने व एम्प्लॉयमेंट को बनाने के लिए सृजन करने में यह मदद करेगी। तो प्रधानमंत्री ने बलराम जयंती के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की, यानी फार्म इंफ्रा स्कीम की शुरुआत की। और दोस्तों उन्होंने यह भी कहा कि इस कोरोना नामक महामारी की वजह से आज भारत को सबसे ज्यादा किसी ने सहायता की तो वो हमारे किसानों ने की। 80 करोड़ लोगों को अनाज मुहैया किसने कराया? किसी कंपनी ने नहीं कराया, किसानों ने कराया। इसीलिए किसानों के हित को देखते हुए फार्म इंफ्रा स्कीम शुरू किया है। और पिछले वर्ष ही पीएम किसान सम्मान निधि, यहां पर इसको बताना भी आवश्यक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि इसी दिन प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 6ठी किस्त, ये देख सकते हैं 6ठी किस्त दी गई, जिसमें 17,000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, यानी 17,100 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। पीएम किसान के तहत किसानों को हर साल 2-2 हजार की 3 स्कीम, 2-2 हजार यानी 6,000 रुपए प्रति वर्ष योग्य लाभार्थी को, एलिजिबल बेनिफिशियरी फार्मर्स हैं, उनको यह दिया जाएगा। तो इस तरह से यह 6वीं किस्त जारी की गई उसी दिन, कब? जिस दिन यह इंफ्रा स्कीम की बात की गई। तो इसीलिए हमने इस योजना को भी कर दिया। तो यह दिसंबर 2018 में इसकी घोषणा हुई थी, किसकी? पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ध्यान रखेंगे। और ये देख रहे हैं कि यहां पर ये 17,000, कहीं कहीं 100 करोड़ भी लिखा है, तो 17,000 से अधिक करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। आपसे प्रश्न सीधे पूछा जाएगा कि हर वर्ष कितना मतलब इसमें रुपए का लाभ दिया जाएगा किसानों को, तो वो 6,000 रुपया। ध्यान रखेंगे। अब अगला इसमें प्रश्न बन सकता है कि कितने लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है? तो 14 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है। और ये लॉन्च कब हुई थी? दिसंबर 2018 में।
और 19 से जो है यह एक्टिवेट हो गई, कह सकते हैं शुरू कर दिया गया। और यह विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम चलाने में समर्थ हुआ है, यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन सामग्री सुलभ कराने का भी किसानों ने किया। और यही कारण है कि भारतीय प्रधानमंत्री या भारत सरकार किसानों के लिए हित में निरंतर नए जो है प्रतिमान स्थापित कर रही है। तो यहां से भी ध्यान रखेंगे कब ये स्टार्ट हुई, इसमें कितना दिया जाता है 6000, कितनी किस्त होती है हर साल, यानी 2-2 हजार की 3 किस्त, ध्यान रखेंगे 2-2 हजार की 3 किस्त दी है और ये छठी किस्त है, तो यानी करीब 75,000 करोड़ रुपया दिया जा चुका। अब हम लोग बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है ई संजीवनी। ई संजीवनी एंड ई संजीवनी ओपीडी, यह जो है दोनों देखिए दोनों डिफरेंट हैं, यहीं से प्रश्न आ जाएगा आप। तो यह स्वास्थ्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय की ओर से यह एक टेलीमेडिसिन सेवा है। इट इज टेलीमेडिसिन यानी ऑनलाइन सेवा। इसके तहत 1,58,000 लोगों को ऑनलाइन परामर्श के लिए रजिस्टर्ड किया गया है और यह नवंबर 2019 से 23 राज्यों में शुरू की गई है। ध्यान रखेंगे कब से, नवंबर 2019 से। अब इसमें इन दोनों में अंतर क्या है, ई संजीवनी और ई संजीवनी ओपीडी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ टेल काउंसलिंग सर्विस, यानी टेली काउंसलिंग सर्विस है। देयर इज 2 टाइप्स, ई संजीवनी सर्विस एंड ई संजीवनी ओपीडी। तो ई संजीवनी में क्या होता है, इसमें जो राय ली जाती है या कह सकते हैं परामर्श किया जाता है या काउंसलिंग की जाती है, तो ई संजीवनी का याद रखना डॉक्टर टू डॉक्टर, ये ध्यान रखना। और ई संजीवनी ओपीडी में क्या होता है, पेशेंट कैन कंसल्ट ए डॉक्टर, यानी रोगी से डॉक्टर, यानी जो पेशेंट है से डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है। तो याद हो जाएगा, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहां भी ये भी वन लाइनर है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों प्रकार, पहला है ई संजीवनी जो कि डॉक्टर से डॉक्टर परामर्श करते हैं, दूसरा क्या है ओपीडी, इसमें रोगी से डॉक्टर, यानी रोगी जो है डॉक्टर से परामर्श लेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है डिफेंस मिनिस्ट्री टू इम्पोज इंपोर्ट एम्बार्गो ऑन 101 आइटम्स। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। आज हम लोग आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमारे इस कोरोना नामक महामारी के बाद एक नई ऊर्जा के साथ हमारा देश आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी आत्मनिर्भर भारत का जो लिया है, बीड़ा उठाया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, उसी के तहत एक और कड़ी जुड़ती है कि भारतीय रक्षा मंत्री ने 101 उत्पादों, सीधे आपके फैक्ट में आ जाएगा एग्जाम में, कितने उत्पादों पर पाबंदी लगाई आयात पर। तो यानी सेना को जल्द ही देश में, अब देश में बनेगी, यानी आत्मनिर्भर मतलब हमारे देश में, यानी मेड इन इंडिया का सपना साकार होगा, मेक इन इंडिया का सपना साकार होगा। यानी मशीन गन, क्रूज मिसाइल, टैंक, असॉल्ट राइफल, हाई टेक्निकल जो रडार्स हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, होवित्जर तोपे जैसी कई महत्वपूर्ण हथियार उपकरण मिल सकेंगे। तो इस तरह से रक्षा मंत्रालय ने 101 विदेशी रक्षा उपकरणों के आयात पर पाबंदी लगा दी, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इन सब पर रोक लगा दी, इक्विपमेंट एंड वेपन्स जो विदेशों से हम लोग आयात करते थे। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कब से होगा, दिसंबर 2020 से यह जो है 2024 तक, दिसंबर यानी 2025 तक कह सकते हैं, पाबंदी रहेगी। और इस तरह से हम लोग अब खुद उत्पादों का, अब खुद उत्पादन करेंगे उत्पादों का, यानी 260 योजनाओं के लिए 3 सेनाओं ने अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के बीच 3.5 करोड़ यानी 3.5 लाख करोड़ रुपए के ठेके दिए थे। तो अनुमान यही है कि 6-7 साल में घरेलू उद्योगों को 4 लाख करोड़ रुपए का जो है इसमें टेंडर मिलेगा। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ साथ जैसे अभी लद्दाख में जो लेजर गाइडेड बम से लैस होगा हेरोन ड्रोन,
अब आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पूछा था, तो हेरोन ड्रोन कहाँ का है, दे देगा इजराइल, फ्रांस, रूस या अमेरिका। तो जो हेरोन ड्रोन है यह इजरायली ड्रोन है, ध्यान रखेंगे, और यह जो है अभी हाल ही में आया है, तो इसको सेना ने लद्दाख में लगाया है, तैनाती किया है। तो 2020-21 के पूंजी खरीद बजट में घरेलू और विदेशी खरीद के लिए भी बंटवारा कर दिया गया है। यानी अब घरेलू यानी जो अपने यहाँ बनेगा तो उसके लिए, तो इसीलिए 52,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट घोषित किया गया है। तो यह काफी महत्वपूर्ण पहल है। अब पूछ लेगा किस मंत्रालय ने किया, तो रक्षा मंत्रालय ने किया, ध्यान रखेंगे, यह भी वन लाइनर है। अब बढ़ते हैं, अगला है FSSAI रिसीव्ड फूड सिस्टम विजन प्राइज। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि FSSAI ने जो है ईट राइट इंडिया प्रोग्राम चला था, इस आंदोलन के तहत फूड सिस्टम विजन प्राइज जो है प्राप्त किया है। तो इसमें जो है द फूड सिस्टम विजन प्राइज, यह किसके द्वारा है, यह जो है इसमें दिया गया है कि संचालित है सेकंड म्यूज एंड ओपन आईडीओ द्वारा संचालित है यह पुरस्कार। समझ में आई बात, यह भी 2 पॉइंट हो गया इसमें। फिर यह विजन पुरस्कार 2050 तक, यानी विजन प्राइज इज एन इन्विटेशन टू इनविजन रिजनरेटिव एंड नर्सिंग फूड फ्यूचर फॉर 250, यानी 2050 तक जो भोजन पौष्टिक पुनर्योजी वायदा को लागू करने का एक कह सकते हैं निमंत्रण है। तो यह जो है काफी महत्वपूर्ण है। ईट राइट इंडिया मूवमेंट आंदोलन, यह खाद्य पर्यावरण में सभी हितधारकों को एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, इस तरह से ये भी बहुत आवश्यक है आज की डेट में। हम कितनी कैलोरी मिनरल ले रहे हैं, कितने कैलोरी हम हाइड्रोकार्बन्स ले रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का भी आपके पास ब्यौरा होना चाहिए। तो यह बहुत महत्वपूर्ण पहल है। अब दोस्तों यहीं पर थोड़ा सा FSSAI के बारे में जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म ही आपके एग्जाम में आया हुआ है, कई बार SSC में आ गया था। तो अबाउट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी इसके बारे में क्या है कि यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। इसकी जो अध्यक्ष हैं रीता तेवतिया हैं, याद रखिएगा। इसके जो है CEO अरुण सिंघल हैं। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली है, इसे भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं, अगली जो महत्वपूर्ण खबर है, फ्लिपकार्ट साइन MOU विथ यूपी गवर्नमेंट। ओडोप ये क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है। ये उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाई गई स्कीम है। तो अभी हाल ही में कह सकते हैं कि किस कंपनी ने इसके साथ समझौता या हस्ताक्षर किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, यानी मार्केट ई कॉमर्स जो मार्केट प्लेस है। फ्लिपकार्ट का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, स्नैपडील है, बहुत सारे उत्पाद हैं, यानी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में ढेर सारे। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जो है, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी स्कीम के साथ, ओडोप स्कीम के साथ समझौता या हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा आपको जानना होगा कि ये ओडोप स्कीम है क्या, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में 2018 में 2018 में यह लॉन्च हुई थी, एक जिला एक उत्पाद योजना। इसमें क्या है कि भारत देश चूंकि अनेकता में एकता रखता है, आपको पता ही है, तो यहां पर कला की कमी नहीं है। हर प्रदेश अपने कुछ विशेष चीजों के लिए प्रसिद्ध है, तो जहां से वे विशेष पदार्थ बनकर देश विदेशों में जाते हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, अब जैसे फिरोजाबाद क्या है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध है, लखनवी कढ़ाई सुना होगा। उत्तर प्रदेश में कांच का सामान, लखनवी कढ़ाई से युक्त कपड़े और भी बहुत सारे आइटम, तो इनके लिए ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की गई 2018 में। तो यह जो है स्थानीय शिल्प का विकास करने का इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि छोटे
जो मध्यम वर्ग के उद्योग हैं उनको डेवलप के लिए। तो ये जो इसकी पहल है उसका नाम ही रखा गया है फ्लिपकार्ट समर्थ, ये ध्यान रखिएगा। तो समर्थ जो है फ्लिपकार्ट समर्थ पहल इसको कहेंगे। 2018 में, ये उत्तर प्रदेश है, यहीं पर स्टार्ट की गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको पता ही है योगी आदित्यनाथ हैं। अभी अयोध्या मंदिर का निर्माण यानी भूमि पूजन हुआ ही था, उस पर हम लोग चर्चा किए ही थे। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं। और कैपिटल क्या है उत्तर प्रदेश की? लखनऊ है, जो कि किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे। और गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ये कहां जाकर के गंगा से मिलती है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में यह गंगा से मिलती है। और जो है गाजीपुर को बनारस की छोटी बहन कहा जाता है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगला, आईआईटी गुवाहाटी इन कोलैबोरेशन विथ इंपीरियल कॉलेज लंदन। तो यह इंपीरियल कॉलेज कहां है? लंदन में है। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? थेम्स नदी के किनारे बसा है। और आईआईटी गुवाहाटी यानी असम की बात हो रही है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंपीरियल कॉलेज लंदन, दोनों ने मिलकर नैनो पार्टिकल, नैनो कण, छोटा, बहुत ही छोटा कण का एक मेटा ग्रिड विकसित किया है। पूछ लेगा कि अभी हाल ही में भारत के किस संस्थान ने मेटा ग्रिड यानी एक नैनो कण मेटा ग्रिड का विकास किया है, जो कि एलईडी यानी ब्राइटर, एनर्जी इफिशिएंट एंड ड्यूरेबल होगा उसको बनाने में। तो यह मेटा ग्रिड किसने विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी चेन्नई, ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कौन है? आईआईटी गुवाहाटी, असम में है। तो यहां पर आईआईटी गुवाहाटी के बारे में भी देख सकते हैं आप, यहां पर लिखा है, यहां गुवाहाटी होगा, ध्यान रखेंगे। हाँ, यहां गुवाहाटी। तो इसका मुख्यालय यानी असम में है गुवाहाटी। और इसके जो है डायरेक्टर, चेयरमैन है टीजी सीताराम, इतना याद रखेंगे। और इसका मोटो है नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। और इंपीरियल कॉलेज कहां है? यह जो है लंदन में है, बता ही दिया था। यूनाइटेड किंगडम, दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, अब देखिए यहां पर आ गया। एक बात बताइए, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर है? ब्रिटेन जो है 3 द्वीपों यानी लंदन, स्कॉटलैंड, वेल्स को मिलाकर के ब्रिटेन बनता है। और यूनाइटेड किंगडम किसको मिला के कहेंगे? इसको संयुक्त राज्य कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। लंदन, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्थ आयरलैंड को मिलाकर के यूके बनता है, याद रखेंगे। इस तरह से भी आ जाता है। तो ये बहुत छोटे छोटे चीजें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और इसका जो आदर्श वाक्य है, मोटो है, साइंटिफिक नॉलेज द क्राउनिंग ग्लोरी एंड द सेफ गार्ड ऑफ द एम्पायर। ठीक है, यानी वैज्ञानिक ज्ञान, महिमा और साम्राज्य की रक्षा, इसका जो है मोटो है। और इसके प्रेसिडेंट हैं एलिस गैस। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, फिर भी हम बताने के क्रम में बता दें। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के समाचार में। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में एक स्पोर्ट पर्सनालिटी लिया है आज। तो यह है मिनीटोम्बी सिंह, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। He was former इंडियन फुटबॉलर। अब दे देगा कि हाल ही में मिनतोबी सिंह का निधन हुआ, वह किस खेल जगत से बिलोंग करते थे, वह किस खेल जगत से संबंधित थे। दे देगा फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी या क्रिकेट, या वह किस राज्य से थे, या वह किस, अब जैसे फुटबॉल पता चल गया, तो अब फुटबॉल में भी यहां बहुत सारे क्लब हैं। तो उन क्लब में जैसे मोहन बागान से हैं, कि वेस्टर्न चर्चिल से हैं, कि ईस्ट बंगाल से हैं, कि शिलांग एफसी से हैं, किससे बिलोंग करते थे, इस तरह से भी प्रश्न बन जाता है। तो मिनटोबी वॉज ए की मेंबर ऑफ स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन कोच अंडर 23 साइड दैट लिफ्टेड द एलजी कप इन 2003 बाय डिफीटिंग वियतनाम। किसको हराया था? वियतनाम। यानी मैनटोबी इंडिया अंडर 23 के प्रमुख सदस्य थे, जिन्होंने 2003 में हो ची मिन सिटी, ये कहां है हो ची मिन सिटी? यह वियतनाम में है, को 3-2 से हराकर एलजी कप जीता था। तो यह मणिपुर से थे, और मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल है। और यह किस क्लब से खेलते थे? मोहन बागान क्लब। पूर्व भारतीय फुटबॉलर रहे हैं और साथ साथ मोहन बागान क्लब से यह
खेलते थे। फिर देखिए इन बारे में एक पॉइंट और है कि 1971 में सिंगापुर में 8 देशों के टूर्नामेंट में अपनी जीत के बाद यह भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय जीत थी, उसमें भी यह शामिल थे। यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बता दे रहा हूं कि इंडियन फुटबॉल क्लब, जैसे भारत का सबसे पुराना जो इंडियन फुटबॉल क्लब है वह कौन सा है, पूछ लेता है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे मोहन बागान, इसकी स्थापना जो हुई थी 1889 में हुई थी और यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। अपनी स्थापना के बाद से लगातार मतलब चर्चा में रहा है। 1911 में मोहन बागान एक प्रमुख टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय टीम बन गई थी जब उसने ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को हराकर आईएफए शील्ड प्राप्त किया था। अब यॉर्कशायर ये इंग्लैंड का जो है क्लब था, उसको हरा करके सोचिए। फिर 1989 यानी 1989 में क्लब के शताब्दी वर्ष के दौरान भारतीय सरकार ने टीम की 1911 की जीत की याद में एक डॉक टिकट भी जारी किया था। दूसरा है शिलोंग लोजोंग एफसी, नॉर्थ ईस्ट का क्लब है ये भी, और यह किसकी राजधानी है? शिलोंग। अब यहां पर भी देखिए शिलोंग मेघालय की राजधानी है, यानी इस क्लब की स्थापना 1983 में हुई थी, याद रखेंगे। तो ये हो गया। इसी तरह से किंगफिशर ईस्ट बंगाल, यानी किंगफिशर ईस्ट बंगाल भी है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 को हुई थी, याद रखेंगे। महत्वपूर्ण डेट इसको नोट कर लेते। 1920 में हुई थी यह किंगफिशर। तो यह जो है, और इसके बाद महेंद्रा यूनाइटेड, इसकी स्थापना महेंद्रा यूनाइटेड की 1962 में हुई थी। तो ज्यादा डेट न याद हो तो घबराइएगा नहीं, अक्सर ये क्लब पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटबॉल क्लब है। आप लोगों से बहुत सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जैसे कि आप जल्दबाजी में सरल प्रश्न भी कभी कभी, ध्यान रखिए, वनडे एग्जाम का मूल मंत्र है, किसी दिन मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करूंगा कि इसमें इसका मूल मंत्र है कि सरल प्रश्न मत गलत करिएगा। क्योंकि अक्सर एक सरल प्रश्न गलत करने का मतलब आप समझ रहे हैं, कम से कम 20 से 30 हजार बच्चों से आप पीछे चले जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि सरल तो सभी के लिए सरल है, इसलिए सरल प्रश्न नहीं गलत करिएगा। हो सके अगर कठिन प्रश्न आपसे गलत हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरल प्रश्न नहीं गलत करिएगा। तो इस तरह से इन क्लबों को जेहन में रखिएगा, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दिस डे इन हिस्ट्री, आज का दिन का जो इतिहास में क्या रहा है। तो दोस्तों, कैप्टन डियागो डियाज ऑफ पुर्तगीज, दोस्तों भारत में सबसे पहले कौन आए थे? तो पुर्तगाली ही आए थे। 1498 में वास्को डी गामा आया था। इसी तरह से जैसे क्रम से लगाने को आ जाता है ना कि भारत में डच आए थे कि अंग्रेज आए थे कि फ्रेंच आए थे, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगीज आए थे, और सबसे बाद में गए कब? 1961 में। तो पुर्तगाली समुद्री जहाज के कैप्टन डियागो डियाज मेडागास्कर को देखने वाले पहले यूरोपीय बने थे। आज ही के दिन उन्होंने मेडागास्कर द्वीप देखा था। और मेडागास्कर कहां है? हिंद महासागर में स्थित, यानी अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्थित, यानी मेडागास्कर और अफ्रीका महाद्वीप। ऐसे आप देखोगे मैप में तो ऐसे है, तो ये यहां पर मेडागास्कर है, इसके बीच में इसको मोजाम्बिक चैनल कहा जाता है, और मेडागास्कर की राजधानी एंटानारावियो है। तो ध्यान रखेंगे। तो 10 अगस्त 1500 ईस्वी को पहला यूरोपियन था पुर्तगीज जो कि मेडागास्कर को देखा। दूसरा पॉइंट है, किंग चार्ल्स ऑफ इंग्लैंड लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी। दोस्तों, ग्रीनविच मीन टाइम, लंदन से गुजरता है कि नहीं? लंदन बताया था किस नदी किनारे है? थेम्स नदी के किनारे। लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ थेम्स रिवर। तो ये आप लोग अगर ग्लोब में देखिए तो यहां पर ये जो 0 डिग्री, इसको ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, इसको जो है ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। और इसके ईस्ट में जाओगे तो समय प्लस होगा, इसके वेस्ट में जाओगे तो समय माइनस होगा। यानी जब लंदन में 12 बजेगा तो अपने देश में 5:30 बजेगा, यानी 5.5 घंटे का अंतराल है। क्यों ऐसा है? क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो भारत का जो मानक समय है क्या है? 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड।
तो 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड को आप मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो क्या आएगा 330 मिनट्स। इसको डिवाइड करेंगे 60 से तो 5 और 30 मिनट्स आएगा कि नहीं। तो 5 घंटा 30 मिनट, तो 5.5 घंटे हमारा मानक समय आगे है। और हमारा मानक समय कहां से गुजरता है, इलाहाबाद, जिसे अब वर्तमान में प्रयागराज, वैसे एनसीईआरटी में मिर्जापुर लिखने लगा है। तो इलाहाबाद के नैनी, तो जैसे ही नैनी क्रॉस करेंगे मिर्जापुर स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए मिर्जापुर भी ऑप्शन रहे तो मिर्जापुर भी लगा सकते हैं। अगला इसमें पॉइंट दिया हुआ है इक्वाडोर, यानी 10 अगस्त 1809 को इक्वाडोर ने स्पेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। दोस्तों याद रखिएगा, लैटिन अमेरिकी देश है ये इक्वाडोर, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इक्वाडोर, यानी ब्राजील एक ऐसा देश है जहां पर स्पेनिश राज नहीं किए, नहीं हर जगह स्पेनिश फ्रेंच यही था। ब्राजील में पूरी तरह से पुर्तगीज, इसीलिए आज भी सबसे अधिक पुर्तगालियों की संख्या ब्राजील में पाई जाती है। तो इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है, और इसका नाम इक्वाडोर क्यों है, क्योंकि विषुवत रेखा 0 डिग्री विषुवत रेखा इसके भाग इससे गुजरती है, और इसकी जो राजधानी है इक्वेटर पर ही स्थित है क्विटो, और वहां का मौसम बहुत ही सुहाना होता है। क्यों, क्योंकि वो ऊंचाई पर स्थित है। तो इसी वजह जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे आपका जो है तापमान घटता जाता है, तो इसलिए वहां का मौसम बहुत अच्छा होता है। तो इक्वाडोर की राजधानी क्विटो, और स्पेन से स्वतंत्रता मिली थी कब, 1809 में। अब अगला जो है 10 अगस्त 1894 को वीवी गिरी जो है चौथे, भारत के चौथे राष्ट्रपति हैं। हाँ, वीवी गिरी 1894 में इनका जन्म हुआ था। अब सोचिए वीवी गिरी, इनका पूरा नाम क्या है, वेंकट वराह गिरी। तो यह चौथे राष्ट्रपति हैं, और इनके काल में बहुत ही दिलचस्प एक घटना हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा, सेकंड राउंड काउंटिंग हुई, यानी दूसरे चक्र की मतगणना मात्र एक ऐसे राष्ट्रपति हैं वीवी गिरी के चुनाव में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। नीलम संजीव रेड्डी इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, और भी बहुत सारे प्रत्याशी थे, लेकिन याद रखिएगा यह चौथे राष्ट्रपति बने। पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राष्ट्रपति था जिसके इलेक्शन में सेकंड राउंड काउंटिंग हुई थी, दूसरे चक्र की मतगणना, तो वह होगा वीवी गिरी के इलेक्शन में, ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। श्यामलाल गुप्ता पार्षद झंडा गीत, 10 अगस्त 1977 को श्यामलाल गुप्त पार्षद की मृत्यु हुई थी। तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो ये जो फ्लैग सॉन्ग था इन्होंने ही बनाया था। तो 1977 में इन मृत्यु हुई थी। ये कानपुर से बिलोंग करते थे, ये ध्यान रखिएगा, 10 अगस्त 1977 को। अगला है 2008 में चेन्नई के एक लैब में एंटी एड्स वैक्सीन का सफल परीक्षण किया गया था। तो एड्स जानते ही हैं लाइलाज बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसे HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसका फुल फॉर्म याद रखना। एड्स का फुल फॉर्म तो कई बार आप लोगों की परीक्षाओं में आया है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, ध्यान रखेंगे। अगला है डेंगू प्रिवेंशन डे, डेंगू निरोधक दिवस 10 अगस्त को ही मनाया जाता है। इस समय मॉस्किटो इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा डेवलप होंगे, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, इस तरह की बीमारियां तेजी से फैलती हैं। इसीलिए तो डेंगू के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने, इसके प्रति सचेत रहने के लिए डेंगू निरोधी दिवस मनाया जाता है। इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। और दोस्तों एडीज मच्छर के काटने से होता है। इसका रोग का वाहक 2 प्रजातियां हैं मच्छर की, कौन सी, एडिज एजिप्टी और एडिज एल्बोपेक्टस, ध्यान रखेंगे। डेंगू बुखार को हम लोग डेन 1, डेन 2, डेन 3 इस तरह से भी कहते हैं। इसको डेन वायरस भी कहा जाता है। तो इसमें सीधे सीधे देखेंगे तो प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है, ब्लड प्रेशर सामान्य से बहुत कम हो जाता है, प्लाज्मा का रिसाव होने लगता है, बहुत ही कह सकते हैं, और तेज बुखार 2 से 7 दिन तक लगातार बुखार बना रहता है। और डेंगू बुखार बहुत ही खतरनाक है। भारत जैसे देशों में यह हर साल लगभग हजारों लोगों की मृत्यु इससे हो जाती है। खासकर महानगरों में, दिल्ली में बहुत तेजी से फैलता है, बेंगलोर, हर जगहों पर यह फैलता है। अब बढ़ते हैं, आज लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों इस फैक्ट की एक नोट्स आप लोगों को बनाना अनिवार्य है, नहीं तो आप यूट्यूब पे देखे और उसको भूल गए।
ये ध्यान रखना कि इसको एक आपकी एक फैक्ट की कॉपी पूरी बन जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो आज हम लोग जैसे कि अब इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं, संवैधानिक इतिहास, अब बात करेंगे संविधान सभा की। तो संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इसकी जो पहली बैठक अब यह किसके आधार पर हुई थी? तो कैबिनेट मिशन कब आया था? मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। उसी की संस्तुति पर यह संविधान सभा को गठित करने का गठन जो है जुलाई 1946 में। और दोस्तों कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे? यह भी आपसे एग्जाम में आ जाता है, 1 2 3। तो याद रखिएगा 3 मेंबर थे। और वो कौन कौन से? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अब यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, एससी सिन्हा को बनाया गया था, क्योंकि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे ओल्ड एज व्यक्ति थे। और फ्रांस की नीति के तहत, जैसे फ्रांस में जो लोकाचार था, फ्रांस में जो रीति थी, उसी आधार पर भारत के और भी नेताओं ने कहा कि सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इनको इनकी रिस्पेक्ट में इन्हें बनाया जाए। तो आचार्य जेबी कृपलानी की एडवाइस पर, बाय द एडवाइस ऑफ आचार्य जेबी कृपलानी, उन्होंने राय दिया और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया 2 दिन के लिए। फिर उसके बाद 2 दिन बाद ही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यानी 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव साहब को कई बार आप लोगों के एग्जाम में आया है, ध्यान रखेंगे, बी.एन. राव साहब को बनाया गया था। अगला है द सेकेंड मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर को। फिर उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा संविधान सभा के समक्ष? उद्देश्य प्रस्ताव जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और 40 दिन बाद यानी 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, और यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहलाया। समझ में आई बात? और फिर संविधान के ड्राफ्ट को बी.एन. राव साहब कि जो संविधान का जो ड्राफ्ट था, सच्चिदानंद सिन्हा भी ने उसमें सहायता की थी, और बी.एन. राव साहब ने। तो इस ड्राफ्ट की जो उसके लिए विचार विमर्श किया जा रहा था, उस पर डिस्कस किया जा रहा था, तो उसके डिस्कशन के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। कब? 29 अगस्त 1947 को। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? याद रखेंगे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। अब देखिए यहां पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर कितने थे। तो अक्सर पूछ लेता, जैसे एक बार पूछा था कि अंबेडकर के अलावा कितने, और आप लोग 7 याद किए होते हो, तो 6 7 8 दिया, जाकर 7 मार के चले आए। तो ये ध्यान रखना, 6 7 8 9 7 तो टोटल थे अध्यक्ष को लेकर, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए अध्यक्ष के अलावा तो 6 थे। और इसमें जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, के एम मुंशी, याद रखिएगा नाम। और ये नाम इसलिए मैं क्यों इतने बोल रहा हूं, क्योंकि एकमात्र कांग्रेसी, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा यानी जो संविधान सभा का जो प्रारूप समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी में सिंगल मेंबर जो कांग्रेस पार्टी से था, बिलोंग करता था, वह कौन था? तो वह है कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, याद रखेंगे। तो इस तरह से एन माधव राव बी.एल. मित्र के स्थान पर आए, डी.पी. केथान, 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में टी.टी. कृष्णामचारी को सदस्य बनाया गया। समझ में आई बात? तो इस तरह से इनको, और भी बहुत सारी बातें हैं, एक एक फैक्ट ऐसे ही याद करते चलेंगे। अभी इसमें बहुत सारी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर अब इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। समझ में आई बात? अब हम लोग बात करेंगे आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन में, बहुत तेजी से आंसर दीजिएगा दोस्तों। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 1 वर्ष में कितनी धनराशि मिलती है? तो 6,000 रुपए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। अगला है क्वेश्चन, ई संजीवनी हैज बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ,
याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। अगला है क्वेश्चन की फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोहिबिटेड द इंपोर्ट ऑफ हाउ मेनी फॉरेन वेपन्स एंड इक्विपमेंट। सीधे फैक्ट आ जाएगा। तो 101 उपकरणों पर रोक लगाया, आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला है क्वेश्चन द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द बॉडी ऑफ विच मिनिस्ट्री। बहुत बार इस तरह के प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने आज 2 प्रश्न दे दिया मिनिस्ट्री से। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगला है क्वेश्चन कि विच कंपनी हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, दैट इज फ्लिपकार्ट। याद रखेंगे। और फ्लिपकार्ट के मालिक कौन है? संजीव और बिन्नी बंसल हैं। 2007 में इसकी स्थापना किया था, यह भी ध्यान रखेंगे। अगला है क्वेश्चन विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड ए मेटा ग्रिड ऑफ नैनो पार्टिकल रिसेंटली। तो उसमें IIT गुवाहाटी और लंदन की यूनिवर्सिटी इंपीरियल कॉलेज, तो दोनों के मिलाकर के, यानी भारत के संदर्भ पूछा है तो कौन सी होगा? IIT गुवाहाटी। ध्यान रखेंगे। अगला है विच इज द ओल्डेस्ट इंडियन फुटबॉल क्लब। देखिए आ गया प्रश्न। तो मोहन बागान एशिया का सबसे पुराना यह क्लब है। ध्यान रखेंगे। अगला है किस राष्ट्रपति के चुनाव में दूसरे चक्र की मतगणना हुई थी? इन विच प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाज द सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग, दैट इज VV गिरी। याद रखिएगा। अगला है When was the first meeting of the Constituent Assembly? कब हुई थी पहली बैठक? अभी कुछ देर पहले ही बताया था। तो 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके समक्ष रखा था? संविधान सभा के समक्ष। तो इस तरह से यह तीनों डेट याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर देखिए कि आज का जो टॉपिक हमने लिया सारे वन लाइनर्स। देखिए आप लोग ज्यादातर वन लाइनर्स और इन जो क्वेश्चन लास्ट में जो 10 क्वेश्चन दे रहे हैं और जो लेटेस्ट सम फैक्ट्स दे रहे हैं, इतिहास में भी 2-3 जो इंपॉर्टेंट जैसे बीबी गिरी है, तो इस तरह से इन पॉइंट्स को आप नोट करते चलिए। एक बुकलेट बना लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए, तो एक तरह से आपके पास क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपसे प्रश्न इसमें से बाहर नहीं जाएंगे। अभी तक का जो एक्सपीरियंस बता रहा हूं, आप स्टूडेंट कभी भी निराश नहीं हुए हैं। अगर इसी तरह से आप रेगुलर अगर कर लिए तो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को बताइए। जो लोग अभी शहर में नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा, एक तरह से देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी है। तो इसे जरूर आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों, जो लोग तैयारी कर रहे हो इर्द गिर्द, उन सब को लाभ मिल सके। भाई देखना ही तो है, इसमें कौन सा पैसा लगना है। तो इसलिए प्लीज इसको शेयर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो इस तरह हम लोग अब विदा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।